हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं रामाशीष यादव। आज की जो हमारी विषय है उस विषय में हमें पढ़ना है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, लेकिन हम किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? यह होगा भारत का जलवायु वर्गीकरण। और भारत का जलवायु वर्गीकरण किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। लेकिन हम जलवायु वर्गीकरण की यदि बात करते हैं तो उससे पहले हम जलवायु की क्लास स्टार्ट किए थे, और जलवायु क्लास मेरे ख्याल से 4-5 क्लास लग चुके हैं। और इन 4-5 क्लासों में मैं जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, मानसून क्या होता है, ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, ठीक है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के कारक कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा हमने कर लिया, जिसमें तापीय संकल्पना, गतिक संकल्पना, अभिनव मत में हमने क्या पढ़ा, जेट स्ट्रीम पढ़ा, एल नीनो पढ़ा, ठीक है। इन सारी चीज़ों का हमने अध्ययन किया। और इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद आज की जो हमारी क्लास होगी, यह क्लास होगी कोपेन के अनुसार भारतीय जलवायु का वर्गीकरण, ठीक है। और कोपेन की यदि हम बात करते तो उनका पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर कोपेन, ठीक है। पूरा नाम इनका क्या था? व्लादिमीर कोपेन। और यह कोपेन कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। कभी कभी देखिए, जब टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में बैठते हैं तो कभी कभी भूगोलविदताओं के स्थान से पूछ देता है कि वे किस देश के रहने वाले थे, चाहे कहाँ के वे निवासी थे, ठीक है, चाहे किस संप्रदाय से थे, जर्मन संप्रदाय से थे, जर्मन स्कूल से थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इसलिए मैं इसको भी मेंशन करते हुए चल रहा हूँ कि जो व्लादिमीर कोपेन थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे आपके जर्मनी के, ठीक है। इन्होंने सन 1900 में एक पुस्तक लिखा, सन 1900 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा, और उस पुस्तक में इन्होंने लिखा, उस पुस्तक का शीर्षक दिया गया जनरलिस डर क्लाइमा कुंडे, ठीक है। यह पुस्तक आती है कब? सन 1900 में। और ऐसा माना जाता है या मान्यता है कि इसी पुस्तक में व्लादिमीर कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ठीक है। सन 1900 में इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने अपने जलवायु के वर्गीकरण का क्या किया? संशोधन किया। कुछ समय के पश्चात इन्होंने क्या किया? अपने जलवायु वर्गीकरण का संशोधन किया। और जब अपने जलवायु के वर्गीकरण का संशोधन किया तो पहला वर्ग संशोधन इन्होंने सन 1918 में किया। पहला वर्गीकरण सन 1918 में। दूसरे वर्गीकरण की यदि हम बात करेंगे तो इन्होंने अपना दूसरा वर्गीकरण सन 1931 में किया, ठीक है। कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गाइडर ने क्या किया? सन 1936 में इनके वर्गीकरण में संशोधन किया, तो इसका नाम पड़ जाता है कोपेन गाइडर वर्गीकरण। लेकिन जब हम 1953 में चलते हैं, सन 1953 में, तो उस समय एक और व्यक्ति आते हैं और उन्होंने भी इस वर्गीकरण में संशोधन प्रस्तुत किया। और जब उन्होंने इस वर्गीकरण में संशोधन प्रस्तुत किया 1953 में, तो इसको संयुक्त रूप से कोपेन गाइडर पाल वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस वर्गीकरण का नाम क्या पड़ गया? कोपेन गाइडर पाल वर्गीकरण। कब? 1953 में, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है व्लादिमीर कोपेन के अनुसार भारतीय जलवायु का वर्गीकरण। ये निवासी कहाँ के थे? ये निवासी थे जर्मनी के, ठीक है। उसके बाद यदि पुस्तक की हम बात करते हैं तो पुस्तक क्या है? जनरलिस डर क्लाइमा कुंडे। प्रकाशन कब हुआ? सन 1900 में। और जब 1900 में प्रकाशन हुआ तो यहाँ पे लिखा गया इसी पुस्तक में अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। किसने? कोपेन ने, ठीक है। किस पुस्तक में? जनरलिस्ट डर क्लाइमा कुंडे में। उसके बाद कहा जा रहा है कि इन्होंने क्या किया? अपने वर्गीकरण में, जलवायु के वर्गीकरण में या क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में क्या किया? इन्होंने संशोधन किया। और जब इसमें संशोधन किया तो यह संशोधन 2 बार हुआ। कब? 1918 में और 1931 में, ठीक है। 2 बार संशोधन हुआ। लेकिन उसी के नीचे नोट करके लिखा गया है कि सन 1936 में गाइडर तथा 1953 में पाल द्वारा भी संशोधन किया गया। 2 व्यक्तियों का नाम आ जाता है। 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं? गाइडर पर कब वर्गीकरण करते हैं? सन 1936 में। दूसरा व्यक्ति का नाम आ जाता है पाल ने अपना वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? 1953 में। तो संयुक्त रूप से कोपेन गाइडर पाल वर्गीकरण भी इसको कहते हैं। किसे? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को संयुक्त रूप से कोपेन गाइडर पाल वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यदि चलते हैं तो इस वर्गीकरण का आधार क्या है, ठीक है।
इस वर्गीकरण का आधार क्या है, तो आधार की यदि हम बात करते हैं तो इसके आधार में देखेंगे कि सन 1874 में एक विद्वान थे जिन्होंने विश्व की वनस्पतियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। एक विद्वान थे जिन्होंने क्या किया, विश्व की वनस्पतियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और जब विश्व की वनस्पतियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो उस व्यक्ति का नाम था कैंड्रोल। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, अच्छा एक बार चर्चा कर लेते फिर दिखाते हैं। कैंड्रोल ने सन 1874 में विश्व की वनस्पतियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया तथा विश्व की वनस्पतियों को 5 भागों में बांटने का काम किया। ठीक है, 5 भागों में। जरा देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है वर्गीकरण का आधार। तो सन 1874 में कैंड्रोल ने विश्व का वानस्पतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कब? 1874 में विश्व का वानस्पतिक वर्गीकरण, और विश्व को 5 वानस्पतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया। पहला मेगाथर्मल। मेगाथर्मल का मतलब विषुवत रेखा के आसपास जहाँ पे सर्वाधिक तापमान होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे ऊंची तथा सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो यह एक वर्गीकरण हो गया। दूसरा जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स का मतलब वे स्थान जहाँ पे तापमान खूब होता है लेकिन वर्षण या वर्षा की मात्रा कम होती है, तो वहाँ पर मरुस्थल का विकास होता है, इसलिए मरुस्थलीय वनस्पतियाँ। उसके बाद मेसोथर्मल की बात करते हैं, जहाँ सामान्य जैसे मानसूनी क्षेत्र होते हैं, जैसे भारत का क्षेत्र है, यहाँ पे मानसूनी वर्षा होता है, तो मेसोथर्मल। उसके बाद माइक्रोथर्मल, जहाँ पे क्या होता है, तापमान थोड़ा सा कम होता है। और अगला कौन सा है, हेक्स्टोथर्मल, जहाँ पे तापमान अति कम होता है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र या ऊँचे पर्वतीय भाग जहाँ पे बर्फ पाए जाते हैं। इस तरह से कैंड्रोल ने क्या किया, विश्व की वनस्पतियों को 5 भागों में बांटा। और जैसे कैंड्रोल ने विश्व की वनस्पतियों को 5 भागों में बांटा, तो उसके आधार पर देखिए 1874 में 26 साल बाद क्या किया, कोपेन ने भी इस वर्गीकरण का अध्ययन किया। और जब इस वर्गीकरण का अध्ययन किया तो उन्होंने उन्हीं वनस्पतियों के आधार पर अपना आधार दूसरा बना लिया। और जो दूसरा बना लिया तो एक चीज़ देखेंगे, किसी भी स्थान की वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले 2 तत्व सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 2 तत्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से? तापमान और वर्षा। जहाँ पे तापमान खूब होगा, वर्षा खूब होगी, वहाँ पे वनस्पतियाँ भी खूब पाई जाएंगी। लेकिन जहाँ तापमान खूब होगा, वर्षा नहीं होगी, तो वहाँ पे वनस्पतियाँ कम पाई जाएंगी या ना के बराबर पाई जाती है। ठीक है, तो इस आधार पर देखते हैं कि कोपेन ने अपने वर्गीकरण का आधार किसको बनाया, तापमान तथा वर्षा को। यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, तापमान, ठीक है, तापमान तथा वर्षा को प्रमुख आधार माना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कोपेन तापमान तथा वर्षा के आधार पर भारत के जलवायु को कुछ 9 भागों में बांटने का प्रयास किया। ठीक है, कोपेन ने क्या कर लिया, मुख्य रूप से तापमान तथा वर्षा को अपने वर्गीकरण का आधार माना, और तापमान तथा वर्षा को अपने वर्गीकरण का आधार माना, तो इसी आधार पे कोपेन ने विश्व के जलवायु को 9 भागों में बांटने का कार्य किया। ठीक है, भारत के जलवायु को कोपेन ने भारत की जलवायु को 9 भागों में बांटने का काम किया। लेकिन एक चीज़ और मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो कोपेन विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं तो उसमें अंग्रेजी के 5 कैपिटल लेटरों का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के 5 कैपिटल लेटरों का या अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जिसमें ABCDE है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखेंगे उसमें से 5 में से ABCD और E पाँचों के पाँचों। ठीक है, तो विश्व के 5 जलवायु वर्गीकरण में उन्होंने 5 अक्षरों का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, टोटल 9 वर्गीकरण किए। किसके? भारत के जलवायु के वर्गीकरण का। और इन 9 जलवायु वर्गीकरणों की यदि हम चर्चा करते हैं तो ये 9 वर्गीकरण हैं कौन कौन से, उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इन 9 वर्गीकरणों में पहला होता है AW। पहला वर्गीकरण कौन सा है? AW। और AW जो वर्गीकरण है इसको उष्णकटिबंधीय समानातुल्य जलवायु कहते हैं। ठीक है, AW का मतलब उष्णकटिबंधीय समानातुल्य जलवायु। दूसरे की यदि बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है? AMW। दूसरा कौन सा है? AMW। और AMW की यदि बात करते हैं तो यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी मतलब मानसूनी हवाओं के द्वारा या मानसूनी पवनों के द्वारा जहाँ पे वर्षा होती है, तो AMW। ठीक है, तीसरे की यदि बात करते हैं तो AS जलवायु। AS जलवायु का मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, आर्द्र का मतलब जो शीतकाल में वर्षा करता हो। उसके बाद से चौथे की यदि बात करते हैं तो कैपिटल B, कैपिटल S और उसके बाद HW। यह जलवायु कैसी होती है? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु होती है। उसके बाद BWHW आता है। तो BWHW जो जलवायु आती है यह क्या होती है? उष्ण
मरुस्थलीय जलवायु, जहाँ पे खूब तापमान होता है और वर्षण की मात्रा कम होती है, वहाँ पे स्थित, जैसे भारत का पश्चिमी जो हिस्सा है राजस्थान वाला, उस हिस्से में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद CWG जलवायु आती है, और CWG जलवायु जो होती है मध्य तापी या गंगा तुल्य जलवायु के नाम से जानी जाती है। उसके बाद कौन सी अगले की बात करते हैं 7वें की, तो DFC जलवायु आती है, और जो DFC जलवायु है विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, जो क्या होती है, शीतल जलवायु होती है, ठीक है, जाड़े की जलवायु होती है। उसके बाद E जलवायु की बात करते हैं तो ध्रुवीय होती है, जहाँ पे 365 दिन बर्फ पाया जाता है। तो अपने भारत में भी जम्मू कश्मीर के जिस क्षेत्र में चले जाएंगे तो इस तरह की जलवायु मिलती है। और अगली जलवायु जो होती है इसको क्या कहते हैं, टुंड्रा तुल्य जलवायु के नाम से जानते हैं, इसको ET कहा गया है। इस तरह से देखा जाए कि कोपेन महोदय ने इस तरह से देखा जाए तो कोपेन महोदय ने क्या किया, भारत की जलवायु को मुख्यतः 9 भागों में बांटने का काम किया। अब इसी को यहाँ पे हमने तो अब तक इसके थियरी को देखा, और जब इसके थियरी को देखा तो अब इसी थियरी को हम भारत के मानचित्र में देखते हैं कि कहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और यह मानचित्र, मैं अभी किनारे हो जाऊँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसमें एक शब्द ऐड नहीं करूँगा, सारी सूचनाएँ इसी बोर्ड पर अंकित हैं, ठीक है। और इसको यदि देखें तो यह आपके भारत का मैप है, टोटल आपके भारत का मैप है, और इस मैप में मेहनत के साथ आपको बनाया गया है, मेहनत के साथ इस मैप को बनाया गया है। और इसको आप लोग भी कोशिश करिएगा कि मैप बना करके ही पढ़ने का काम करिएगा। मुझे ये सारी चीज़ें याद हो गई हैं, तो इसके पीछे कारण है, मैंने बहुत समय दिया इस पर, मैपिंग के लिए बड़ी मैंने मेहनत किया, दिन भर मैप बनाता था, और शायद उसी का कारण है कि आज मैप बना पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से टूटा फूटा ही है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सही है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यह पूरा भारत है, इस हिस्से में कौन सा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख है, इस हिस्से में कौन सा है, दक्षिण भारत के सारे राज्य, इस भाग में पश्चिम भारत के सारे राज्य, इस भाग में पूर्वी भारत के सारे राज्य। अब देखते हैं यह जो जलवायु वर्गीकरण है, इस जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है, यह किसके अंतर्गत आता है, E प्रकार की जलवायु के अंतर्गत। और जब E प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है तो यह कौन सा जलवायु होगी, ध्रुवीय जलवायु। और ध्रुवीय जलवायु किससे कहते हैं, जहाँ पे 365 दिन क्या होता है, बर्फ जमा होता है, अर्थात ठंडी की मात्रा या ठंडक की मात्रा या शीतलता अधिक होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, E जलवायु के नाम से जानते हैं, कोपेन ने इसको E जलवायु का। उसके बाद कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश और कुछ हिस्सा उत्तराखंड का जो है, इसको कोपेन ने ET जलवायु का नाम दिया। ET का मतलब टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा वनस्पतियाँ भी मिलती हैं, टैगा वनस्पतियाँ मिलती हैं, टुंड्रा वनस्पतियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जलवायु हो जाती है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र में। उसके बाद यदि यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पड़ता है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे DFC प्रकार की जलवायु, DFC, DFC का मतलब शीतल आर्द्र जाड़े की जलवायु, मतलब यहाँ पे क्या होती है, ठंडी अधिक होती है, क्योंकि ऊंचा भी है और ऊंचाई है तो शीतलता अधिक होगी, और शीतलता अधिक होगी तो इसकी जलवायु या विशेषताएं भी अलग होंगी, इसलिए एक अलग प्रकार की जलवायु होगी। उसके बाद दोस्तों यदि हम इस हिस्से में आएँ, इस हिस्से में, तो यह बिल्कुल देखेंगे डॉटेड, बिल्कुल पॉइंट से दिखाया गया है, पश्चिमी राजस्थान है। और पश्चिमी राजस्थान की जो जलवायु है, कैपिटल B, कैपिटल W, स्मॉल h और स्मॉल w, मतलब क्या होता है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय, उष्ण का मतलब क्या होता है, जहाँ पे तापमान की मात्रा अधिक हो, उष्ण का मतलब जहाँ पे तापमान की मात्रा अधिक हो उसी को उष्ण मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उष्ण के नाम से जाना जाता है। और वर्षा कम होती है तो क्या हो जाती है, शैलें असंगठित हो जाती हैं, और जब शैलें असंगठित हो जाती है तो रेत के रूप में हो जाती हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, मरुस्थल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यह हो गया। और इसी के थोड़ा सा पूर्व दिशा में चलते हैं तो जो आंतरिक राजस्थान है, पंजाब है, राजस्थान है, थोड़ा सा गुजरात की भी यदि बात करते हैं तो यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है, कैपिटल B, कैपिटल S, स्मॉल h, स्मॉल w, इसको क्या कहते हैं, अर्ध स्टेपी शुष्क जलवायु, ठीक है। इसे किस नाम से जानते हैं, अर्ध स्टेपी शुष्क जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पंजाब, कुछ हिस्सा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात का हिस्सा कुछ आता है, ठीक है, किसके अंतर्गत, कैपिटल B, कैपिटल S, स्मॉल h और स्मॉल w जलवायु के अंतर्गत। उसके बाद यदि हम बात करते हैं पूरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश और इधर बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है, मेघालय और यहाँ मिजोरम तक की जो जलवायु है, यह जलवायु किसके अंतर्गत आती है, इस जलवायु को कहते हैं क्या, CWG जलवायु। CWG जलवायु का मतलब होता है मध्य तापी, ठीक है, मतलब जहाँ पे मध्यम तापमान होता है, या गंगा तुल्य जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि गंगा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, इसलिए गंगा तुल्य जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यदि आगे आते हैं तो यह प्रायद्वीपीय भारत है,
प्रायद्वीपीय भारत डबल कामा के रूप में इसको दिखाया गया है। देखिए यहाँ से लेकर के यह हिस्सा, संपूर्ण हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। यहाँ त्रिपुरा भी इसके अंतर्गत आता है। इसको हम कहते हैं AW जलवायु। और AW जो जलवायु होती है यह उष्ण कटिबंधीय समानातुल्य जलवायु होती है। ठीक है, AW जलवायु कैसी? उष्ण कटिबंधीय समानातुल्य। समानातुल्य का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदान को सवाना कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो बहुत बड़े वृक्ष की अभाव होते हैं। हालांकि पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन झाड़ियाँ विशेष रूप से पाई जाती हैं। तो इसलिए AW या उष्ण कटिबंधीय समानातुल्य जलवायु के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें देखें तो पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, ये सारे राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यदि बात करते हैं तो यह पूर्वी तट है, पूर्वी तट। और पूर्वी तट पे AS जलवायु पाई जाती है। पूर्वी तट पे कैसी जलवायु पाई जाती है? AS जलवायु पाई जाती है। और AS जलवायु का मतलब क्या होता है कि भारत में वह स्थान जहाँ शीतकाल में वर्षा होता, अर्थात भारत का कोरोमंडल तट या तमिलनाडु का जो तटीय भाग है, इस भाग में लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होता है या शीतकाल में वर्षा होता है। तो यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है वह AS प्रकार की, और इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। और अंतिम जलवायु की यदि बात करते हैं तो वह जलवायु कौन सी होती है? AM जलवायु होती है। और जो AM प्रकार की जलवायु है यह पश्चिमी तट के पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। AM प्रकार की जलवायु पश्चिमी तट के पश्चिमी घाट पे, और यह पश्चिमी तट के पश्चिमी घाट पे पाई जाती है। तो इसको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के नाम से, या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी कह सकते हैं। यहाँ पे आर्द्र कहने से बेहतर होगा कि इसको मानसूनी जलवायु लिख दीजिए। मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, तो ये आपके जलवायु हो गए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे बीच में एक और प्रकार की जलवायु पाई जाती है जो BSHW की जलवायु से साम्यता रखती है। कारण क्या है? कारण क्या है इसका? तो इधर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा इस हिस्से में वर्षा हो जाती है। इधर से कौन सी मानसून जाती है? दक्षिणी पश्चिमी। इस पीछे की क्लासों में आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो है मिल जाएंगी। तो AM प्रकार दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वह इस हिस्से पे क्या करती है? वर्षा करती है। और यहाँ से लौटते हुए मानसून द्वारा इस हिस्से में भी क्या होता है? वर्षा प्राप्त होता है। लेकिन यह जो हिस्सा है इस हिस्से में वर्षा नहीं मिलता है। और जब वर्षा नहीं प्राप्त होता है, चाहे वर्षा नहीं होती है, तो यह किसके अंतर्गत आ जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया का मतलब क्या होता है? इसको भी एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह कोई क्या है? पर्वतीय भाग है। यह कोई जो है पर्वतीय भाग है, और यह क्या है? यह सागरी भाग है। यहाँ से अब चलने वाली मानसूनी हवाएं, ठीक है, ये क्या होती हैं? मानसूनी हवाएं। और जो सब मानसूनी हवाएं होती हैं तो ये मानसूनी हवाएं आकर के इनसे टकराती हैं, और जब इनसे टकराती हैं तो ये क्या होती हैं? ऊपर जाती हैं। ऊपर जाती हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? बादल बनता है। जब यहाँ पे बादल बनता है तो इस बादल से क्या होता है? यहाँ पे वर्षा होता है। यहाँ पे क्या होता है? मानसूनी वर्षा होता है। और जब यहाँ पे मानसूनी वर्षा होता है तो यही हिस्सा, इस क्षेत्र में जब हवाएं चलती हैं तो ये हवाएं क्या हो जाती हैं? शुष्क हो जाती हैं। ये कैसी होती हैं? शुष्क हवा होती है या पवन होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। और जब यह कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो गया तो इस वर्गीकरण का तो हमने अध्ययन कर लिया, लेकिन एक एक वर्गीकरण का विशेषताएं जो होंगी, इन विशेषताओं की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। क्योंकि कल मैं सेम टू सेम इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया, अपलोड भी किया, लगभग 1-1.5 घंटे यूट्यूब पे वीडियो थी भी, लेकिन क्योंकि मैंने वीडियो चेक नहीं किया और काफ़ी सारी गलतियों का मतलब जो हो गया, वीडियो में साउंड या आवाज़ अच्छी नहीं थी, आवाज़ ब्रेक थी, कहीं कहीं पे आवाज़ सुनाई दे रही थी, कहीं कहीं पे नहीं सुनाई दे रही थी। तो इसका प्रमुख कारण जो माइक था वो सही प्रकार से काम नहीं कर रहा था, और मैंने बिना वीडियो चेक किए अपलोड कर दिया। और अपलोड करने के बाद जब मैंने कमेंट पढ़ना शुरू किया तो पुनः मजबूर होकर के मुझे उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, ठीक है। और पुनः उसी टॉपिक पर आज पुनः मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, पुनः उसके लिए मुझे 1-1.5 घंटे अलग से मेहनत करने पड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, और ज़्यादा आपसे समय नहीं लूँगा, ठीक है। ये आपका टोटल वर्गीकरण हो गया। एक बार इस वर्गीकरण को पूरे अच्छे से ध्यान दे लीजिए, और एक बार संभव हो तो आप क्या करें, ज़रूरत आपको हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बाकी की चीज़ें जो है हम पुनः कल पढ़ने का काम करेंगे। इसके लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।